कुरान शरीफ ने कहा है कि सच्चे मुसलमान के 5 हक होते हैं। जो 5 हक अदा करता है वह सही मायने में सच्चा मुसलमान होता है। जिसमें से पहला हक है कि जो कम से कम दिन में 5 बार नमाज अदा करता है। दूसरा हक है कि जो रमज़ान के पाक महीने में रोज़े रखता है। तीसरा हक है कि जो अपनी कमाई से कम 20% ज़कात अदा करता है। चौथा हक है कि जो ज़िंदगी में एक बार तो भी हज को जाने का हौसला रखता है। और 5वां हक जो इस बात में इल्म रखता है कि एक ना एक दिन तो कयामत आनी है, उस दिन अल्लाह ताला के सामने मेरी गर्दन शर्मिंदगी से झुकनी न चाहिए। पर भाइयों, मैं मानती हूं कि मेरे सामने बहुत ही सुलझे हुए और अल्लाह के नेक बंदे और वह सच्चे मुसलमान है जो कि शर्मिंदगी का सामना बिल्कुल ही नहीं करना चाहेंगे और जो ये जो बढ़ता फैसिज्म है इसके खिलाफ डट कर खड़ा रहना चाहेंगे। मैं यहाँ पर इसलिए खड़ी हूँ, हालांकि मैं पिछले 15 साल से सोशल मूवमेंट में काम कर रही हूँ। मैं अम्बेडकराइट मूवमेंट से हूँ और मूवमेंट में होने के बावजूद इस पॉलिटिकल मंच पर आकर अपनी बात रख रही हूँ। 15 साल के बाद मुझे लगता है कि हाँ, मुझे यह अपनी बात यहाँ रखनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि 70 साल में जो कभी न हुआ वो अब मैं देख रही हूँ। 70 साल में इस देश में कभी किसी जज की हत्या नहीं हुई थी। 70 साल में इस देश में कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज नीचे आकर खुले में पब्लिक मीटिंग लेकर, प्रेस लेकर उन्होंने ऐसे नहीं कहा था कि सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ऐसी कभी बात नहीं हुई थी कि आए दिन अब बीजेपी के गवर्नमेंट के लोग बोल रहे हैं कि हम संविधान बदलने वाले हैं, हम संविधान बदलने की कोशिश करने वाले हैं या हम संविधान बदल रहे हैं। यहाँ पर कभी हमारे खाने पीने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगी थी। According to Indian Constitution, Chapter 3, Article 19, if we have a right, हम क्या खाएं, हम क्या पिए, हम क्या पहने, हम किस तरह से बात करें, हमारा पहनावा क्या हो, हमारा खान पान क्या हो, इस बात की आजादी अगर भारतीय संविधान के धारा 19 ने हमें दे रखी है तो मोदी और मोदी की ये गवर्नमेंट कौन होती है जो मेजॉरिटी के बलबूते पर हमारे ये हक छीनती है। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और सच्चे मुसलमान की हैसियत से शर्मिंदगी से अपना सर न झुका देना चाहते हो और डटकर इस सवाल का मुकाबला करना चाहते हो तो आपके खाने पर, पहनने पर, बोलने पर, उठने पर, बैठने पर पाबंदी लगाने वाले उस हर एक बीजेपी के नुमाइंदे को अब थोड़ा सा हार का रंग भी दिखाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा काम। मैं यहाँ पर क्यों खड़ी हूं? क्योंकि 15 साल मूवमेंट में काम करने के बाद मैंने ऐसे कभी नहीं देखा था। मुझे आज भी याद है, मैंने दोपहर में जितेंद्र दादा से कहा कि दादा, एक दौर था कि आप हेल्थ मिनिस्टर थे। अहमदनगर जिले में जामखेड़ नाम का एक गांव है, जिस गांव में किरण जाधव नाम का बच्चा मेडिकल स्टूडेंट था। मेडिकल का लास्ट ईयर में पढ़ने वाला, सोलापुर यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला बच्चा बस और बस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जिस तरह से उसे रैगिंग का शिकार होना पड़ा और बाद में उसने सुसाइड किया। हम वहां पर धरना देकर बैठे थे। हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, ना हम कोई बड़े लीडर थे, पर हमारे एक फोन पर एज अ हेल्थ मिनिस्टर उस वक्त सोलापुर के डीन डॉक्टर शिंदे का सस्पेंड ऑर्डर विद इन आवर निकालने वाले जितेंद्र दादा के लिए मैं यहाँ पर हूँ।
मैं यहाँ क्यों हूं? क्योंकि 70 साल में हमने ये तो कभी नहीं देखा था कि प्रेस वाले क्या छापे, प्रेस वाले क्या लिखे, ये कभी गवर्नमेंट नहीं तय करी थी। ये कभी हमने नहीं देखा था। हमने ये नहीं देखा था कि यहाँ प्रेस पर भी किस तरह का प्रेशर कराया जाता है। पर आज हम देख रहे हैं कि हम क्या लिखे, हम क्या प्रिंट करें, ये भी वो तय करते हैं। भाइयों, ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर दाभोलकर को रास्ते में रोककर गोलियां दागी जाती है, तभी पानसरे साहब को घर के पास में गोलियां दागी जाती है, कलबुर्गी साहब को घर में घुसकर गोलियां दागी जाती है, और उसी का अक्यूज्ड पर्सन जब अरेस्ट होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करती है और एक एक बात रिवील होने लगती है कि ये क्या चल रहा था। फैसीवाद के नाम पर जो जो लोग मूवमेंट में, प्रोग्रेसिव मूवमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों का असैसिनेशन किस बात के लिए कर रहे हो, और कौन कौन तुम्हारी रडार पर था, तुम्हारे टारगेट में कौन कौन था। तो वो कहता है कि हमारा अगला टारगेट महाराष्ट्र का, आपके मुमरा का, आपका लगती जिगर नूरे नजर, आपका उम्मीदवार मेरा भाई जितेंद्र आव्हाड उनकी टारगेट पर था। ये सोचना पड़ेगा हमें कि यहाँ के कड़वे हिंदुत्ववादी कहलाने वाले लोग अगर जितेंद्र दादा पर बिल्कुल बंदूक तान कर बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि वो हक की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मजहबी दंगे ना हो, हिंदू मुसलमान दोनों बहुत ही अच्छे से मिल बांट के यहाँ पर रहे। इसलिए अगर अपनी अहम किरदार निभा रहे हैं तो ऐसे लोगों को काम नहीं करने देना है, ये उन्होंने तय किया है। हालांकि यहाँ पर का जो उम्मीदवार है वो बीजेपी की साझेदारी करने वाला शिवसेना का उम्मीदवार है। अब सेना के बारे में हम क्या बोले भैया, वो तो अपनी आइडियोलॉजी खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते हैं। क्योंकि मैंने सुना था कि जब सेना नए सिरे से शुरू हो रही थी तो मुंबई के अंदर शिवसेना के सरसेनापति बाला साहब बोल रहे थे की मी महाराष्ट्राचा आहे, महाराष्ट्र माझा आहे, इथल्या मराठी माणसावर अन्याय मी होऊ देणार नाही, मी इथे कुठल्याही गुज्जू आणि उडप्यांचे अतिक्रमण होऊ देणार नाही, मी मराठी भाषेचा फार मोठा चहेता आहे। अब उन्हीं के पोते आदित्य ठाकरे वो वर्ली से खड़े हैं और उनके दादा जो कभी कह रहे थे बजाओ पुंगी और भगाओ लुंगी, वही बजाओ पुंगी और भगाओ लुंगी के कहने वालों के पोता साहब आदित्य जी अब लुंगी पहनकर लुंगी डांस कर रहे हैं और वनक्कम परली कह रहे हैं। क्या इस पर सोचना पड़ेगा? ये अपनी ही आइडियोलॉजी को किस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि लोकसभा के समय पर जब उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस की टिकट पर खड़ी रही थी, तब उर्मिला जी की शादी कैसे मुसलमान से हुई, इस पर ये बात कर रहे थे, लव जिहाद की बात कर रहे थे। हिंदुत्ववाद्यांनो, मुसलमानाशी लग्न केलेल्या बाईला तुम्ही मत देणार का? इस तरह की जहरीली बात ये शिवसेना रख रही थी। वही शिवसेना अगर आज दीपाली सैयद जी को यहाँ टिकट देती है तो अब लव जिहाद की फिलोसॉफी कहाँ गई उनकी? वाह वाह भैया, तुम करो तो तुम करो तो रासलीला और हम करो
आम्ही आपल्याला शुद्ध मराठीत सांगतो, दीपाली सय्यदजींना आम्हाला बोलायचंच नाहीये, कारण त्यांनी पराभव मनातच मान्य केलेला आहे. आम्हाला त्यांच्यावर बोलायचंच नाही. आणि जर माझ्या मोठ्या भावाने सांगितलंय की ती आपली 10 दिवसाची बहीण आहे, आपण तिची विदाई करायची, तर ओके, नाही बोलायचं आम्हाला. हम मोहरों से बात नहीं करते, हम वजीर से आंख लड़ा कर बात करना चाहते हैं कि इनका वजीर क्या बोलता है, क्या बोल रहे हैं ये. उद्धव साहब को बताना पड़ेगा, जो हिरवे भगवे इस तरह की जो मजहबी जंग छिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जरा सेकुलरिज्म की बात बतानी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 the name of this country is India and India it is a Bharat, it's not Hindustan. ये पहले समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये क्या है, ये समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है. जो कह रहे हैं कि हिरव्यांना गाडून टाका, हिरव्यांना बोकंडी घेऊ नका, ओय हिरव्यांनो समजून घ्या रे, तुमच्या अस्मितेबद्दल काय बोललं जाते, राजकारणाची दर्जा काय घसरवला जातोय, समजून घ्या. आणि सांगावं लागेल उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या तमाम प्याद्यांना की साहेब, मी महाराष्ट्राचा आणि महाराष्ट्र माझा म्हणणं सोडून द्या. महाराष्ट्राचा सातबारा काही तुमच्या नावावर नाही, आम्ही टॅक्स पेयर लोक आहोत इथले, हम है यहाँ के, हम वतन परस्त लोग हैं. और क्या बोल रहे हैं ये लोग हमें, जरा कहीं झालं की आतंकी है, मुसलमान है, उसने आतंकवाद किया होगा. अरे वाह, हमारी वतन परस्ती पर शक करने वाले लोगों को पहले पूछना पड़ेगा कि मालेगांव के बॉम्ब विस्फोट में जो पाई गई ती हिरव्या रंगाची नव्हती, ती भगवी कपडी घातलेली होती. हाँ? इस देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत की, वो शहादत करने वाले हेमंत करकरे साहब के बारे में घिनौनी बात करने वाली उसी प्रज्ञा को, हम उसे प्रज्ञा नहीं, उसे हम अज्ञा कहते हैं. मराठीत आम्ही तिला अज्ञाबाई म्हणतो, कारण नाव प्रज्ञा असून चालत नाही, सोबत शील आणि करुणा सुद्धा असली पाहिजे. आम्हाला त्यावर जास्त बोलायचं नाही. पण हे सगळं चालू असताना ज्या पद्धतीने जाती जातींमध्ये भांडण लावलं जातं, ज्या पद्धतीने धर्मांमध्ये भांडण लावून दिलं जातं आणि सांगितलं जातं की तुम्ही हिरवे आहात वेगळे, तुम्ही निळे आहात वेगळे, तुम्ही भगवे आहात वेगळे, यांना कळलं पाहिजे की अरे, या देशामध्ये युनिटी इन डायव्हर्सिटी असा हा देश आहे. या देशात सगळेच लोक सहअस्तित्वाने राहतात. आणि उद्धवजी साहेब, आम्ही आधीच म्हटलं की तुमच्या प्याद्यांवर आम्ही बोलणार नाही, आम्ही वजीरांशी बोलणार आहोत. उद्धवजी साहेब, हे नीट समजून घ्या. नुसतं हातात शो साठी तलवार घेऊन चालत नसते, रणांगणात लढण्याचे हुनर सुद्धा असले पाहिजे. आज घडीला तिकडे मिलिटरीत लढणारे जे लोक आहेत ना, त्यात ठाकरे कुलकर्णी जोशी नाही तो सापडत साहेब. उधर हम है, हम लड़ने वाले, हम है वतन परस्त लोग. छत्रपति शिवराय के बॉडीगार्ड के तहत उनके बहुत अहम बनकर उनके साथ डटकर मुकाबला करने वाले हम बंदे थे. और उद्धवजी साहब, आपने क्या किया, उसी छत्रपति शिवराय का नाम लेकर उन्हीं के गढ़ किले किराए पर चढ़ाने की बात आपने की. आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा. इन सारी चीजों का भुगतान आपको करना पड़ेगा. भाइयों, मेरे पास बोलने के लिए कई मुद्दे हैं, किंतु मैं वक्त की नजाकत को देखते हुए यह मंच, मैं सिर्फ आखिरी इतनी ही अपील करना चाहूंगी कि ये सीट विनिंग सीट है, ये हमें पता है, पर फिर भी हम
ये स्टेट का रिकॉर्ड चाहते हैं। यहाँ पर एक इंशाल्लाह यहाँ जो दुआ की गई वो दुआ आप सबके साथ से, आप सबके सपोर्ट से, उस सपोर्ट के साथ कबूल होगी। इसी बात के साथ मैं यह मंच मेरे भाई, बड़े अजीज भाई जितेंद्र दादा अवार्ड के हवाले करती हूँ। थैंक यू।